हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए। और आज हम उन्हें पढ़ाएंगे हमारा परिवेश में लेसन 9, जिसका नाम है हम और हमारी फसलें। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उन्हें ये लेसन काफ़ी अच्छा लगेगा और वो इसे बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे। सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी इसमें एक्सरसाइज वर्क होगा वो सब करेंगे। मतलब इस पूरे पार्ट को आज हम कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ते हैं। नेहा अपने भाई के साथ प्रतिदिन विद्यालय जाती थी। रास्ते में उसे धान के लहलहाते खेत दिखाई पड़ते थे। धान किसे कहते हैं? चावल को। उसे देखकर नेहा बहुत खुश होती थी। उसके मन में सदैव यह जिज्ञासा रहती थी कि ये पौधे इतने हरे भरे कैसे दिखाई पड़ते हैं। फसलों को उपजाने में क्या क्या काम करना पड़ता है। अपने मन की सारी जिज्ञासा को उसने कक्षा में आकर अपनी शिक्षिका से पूछा कि फसल कैसे पैदा होती है, ये पेड़ पौधे कैसे हरे भरे रहते हैं। ये नेहा के दिमाग में बात आई। उसने अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सभी बच्चों को बताया कि ये हरे भरे पौधे अनाज, सब्जियां, फल आदि किसान की कड़ी मेहनत से मिलते हैं। इसे कौन उगाता है? किसान उगाता है। इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। आगे है, आइए जाने फसल उपजाने के तरीके। तो फसल उपजाने में जो जो चीज़ें काम में आती हैं और कौन कौन से तरीके हैं वो इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया मिट्टी के बारे में। मिट्टी तरह तरह की। तो यहाँ मिट्टी का नाम है, यहाँ मिट्टी की पहचान है कि वो मिट्टी की पहचान कैसे करोगे और उसमें कौन सी फसल उगती है वो यहाँ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आगे तक की पढ़ाई के लिए भी। सबसे पहली है बलुई मिट्टी। इस मिट्टी की पहचान ये है कि इसमें मिट्टी के बड़े बड़े कण, बालू की मात्रा इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसमें बलुई मतलब बालू। इसमें उगने वाली फसलें हैं तरबूज, खरबूज और बाजरा। चिकनी मिट्टी, मिट्टी के कण छोटे होते हैं, बालू की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें उगने वाली फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर और धान। अगली है सिल्ट मिट्टी। ये महीन कण वाली होती है, महीन मतलब छोटे कण होते हैं उसमें। इसमें गेहूँ और गन्ना उगते हैं। फिर होती है दोमट मिट्टी। ये बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिट्टी मिले जुले, यानी कि इन तीनों मिट्टियों का मिला जुला असर है दोमट मिट्टी। इसमें हम धान, कपास और गन्ना उगाते हैं। सबसे पहले किसान मिट्टी की पहचान करता है। उसके बाद मिट्टी की पहचान के बाद किसान उसकी खुदाई, जुताई, गुड़ाई और निराई करते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो इस पाठ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम के अनुसार फसलों की बुआई। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें होती हैं। ये फसलें वहाँ की मिट्टी एवं मौसम पर निर्भर करती हैं। पानी एवं तापमान की आवश्यकता अनुसार फसलें अलग अलग समय में बोई जाती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फसल हुए या तो खरीफ की फसल होती है, रबी की और जायद की। केवल 3 ही तरह की फसलें हैं ऋतुओं के आधार पर। कौन कौन सी? खरीफ की, रबी की और जायद की। अब कौन कौन सी फसलें होती हैं इसमें वो देखते हैं। यहाँ फसलों के नाम दे रखे हैं और यहाँ उनकी अवधि, वो कब बोई जाती हैं। सबसे पहले है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि। और ये कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब होती है? जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती हैं और नवंबर में, यानी कि जाड़े के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि। ये जब ये कट गई उसके बाद फिर ये बोई जाती है नवंबर में और ये अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये फिर अप्रैल में बोई जाएगी और जुलाई में काट ली। तो ये चक्र इस तरह से चलता रहता है। ये जुलाई में बोई जाती है, नवंबर में काट ली जाती है। ये नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है और ये अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई में काट ली जाती है। उसके बाद बड़ों से पता करिए आपके इलाके में कौन कौन सी फसलें किस समय में अधिक होती हैं और क्यों होती हैं। आप अपने घर के अपने दादा या पापा से इसके बारे में पूछ के जानकारी इकट्ठा करें। फिर आगे है मिट्टी एवं मौसम के अनुरूप किसान बीज बोने का काम करता है। सबसे पहले किसान ने मिट्टी चूज़ की, उसके बाद उसने मौसम चूज़ किया कि उससे फसल कौन सी बोनी है, उसके बाद वो बीज चूज़ करेगा। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है उसे बीज कहते हैं, वो आपको पता ही होगा।
खरबूजे में बीज निकलता, ज़्यादातर हमारे फल सब्जियों में बीज निकलते हैं, उन्हें ही बीज कहते हैं। वो आगे की फसलों को उगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण बीज, इसे किसान स्वयं तैयार करते हैं, और दूसरा है उन्नतशील बीज। ठीक है, उन्नतशील बीज का मतलब ये है, इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन बीजों के प्रयोग से पैदावार अच्छी होती है। यानी कि बीज भी कितने तरीके के हैं हमारे, दो तरीके के हैं। साधारण बीज जो कि किसान अपने ही फलों सब्जियों से उसे यूज करता है। दूसरा उन्नतशील जो कि वैज्ञानिक विधि यानी कि जो है कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। आप भी चार्ट पर अनाज के बीजों को चिपकाएं एवं उनके नाम लिखें। उत्तम बीजों का चयन करने के बाद तैयार मिट्टी में उसकी बुआई की जाती है। खेतों के लिए सिंचाई एवं खाद। अब सिंचाई कहते हैं पानी लगाना, और खाद कैसे है, उसे उगाने के लिए यानी कि अच्छी पैदावार के लिए जो उसमें डाला जाता है। अब सिंचाई और खाद के बारे में पढ़ेंगे। अपने घर विद्यालय में लगे पौधों को ध्यान से देखिए। यदि इन पौधों में पानी नहीं डाला जाए तो क्या होगा। पौधों की उत्तम वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। पता कृत्रिम का मतलब होता है जो वैज्ञानिक विधि, जो अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, बीज बनाए थे, उसे ही हम वैज्ञानिक विधि को कृत्रिम विधि भी कहते हैं। पता करिए किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल कहाँ कहाँ से मिलता है, जल या तो तालाब से मिलता है उन्हें, झील से, नदी से, कुओं से, नलकूप से या नहर आदि से प्राप्त करते हैं। तो ये सब सिंचाई के साधन हैं हमारे। इस जल को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, मोट, रहट, चैन पंप आदि। चैन पंप आधुनिक में यूज होते हैं, आधुनिक युग में। पहले जो है ये सारी चीज़ें यूज होती थी। इनके चित्र देखिए यहाँ दे रखे हैं, आपने अपने गांव में कभी देखा होगा शायद। बेड़ी, रहट, मोट या घिरनी और ढेकली, ये सारे वो यंत्र हैं जिसमें से इन सारी चीज़ों से जो पानी जो है वो खेत की तरफ मोड़ा जाता था या पहुंचाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, क्या आप जानते हैं आजकल सिंचाई की एक नई पद्धति। अब सिंचाई की हमने वो सारी पद्धति पढ़ ली, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप आदि। अब एक नई पद्धति के बारे में बात करी गई है, उसे पढ़ते हैं गौर से। आजकल सिंचाई की एक नई पद्धति ड्रिप, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर छिड़कन सिंचाई का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि टपक और छिड़काव सिंचाई भी कहते हैं। और एक प्रश्न भी है आपके लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ टपक और छिड़काव सिंचाई क्या होती है। वो इस प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ में मिलेगा। टपक पद्धति द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व, पाइप आदि से डाला जाता है। फल, फूल, सब्जी आदि की सिंचाई टपक सिंचाई के माध्यम से की जाती है। इसमें पानी जो है पौधों को एक साथ नहीं दिया जाता कि पूरा ट्यूबवेल चला दिया, पाइप लगा दिया और पानी बहे जा रहा है। इसमें पानी को बूंद बूंद करके डाला जाता है। जबकि गेहूँ, मटर आदि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकल यानी कि फव्वारा पद्धति के द्वारा की जाती है। ये दोनों सिंचाई सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है और फसल अच्छी होती है। छिड़काव पद्धति बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोनों ही जो विधि हैं, इनसे क्या होता है कि पानी कम बर्बाद होता है, क्योंकि पानी की सीमित मात्रा ही पौधे तक पहुंचती है जो उसके लिए आवश्यक होती है। ये ड्रिप सिंचाई का है चित्र, और ये फव्वारा यानी कि स्प्रिंकल सिंचाई का चित्र है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेत में खाद का प्रयोग करते हैं। अब खाद भी दो तरह की होती है, जैसे बीज दो तरह के थे, ऐसी खाद भी दो तरह की है। जैविक मतलब जो हमारी है, प्राकृतिक ही है, और उर्वरक या रासायनिक जो कि कृत्रिम है, हम बनाते हैं। तो जैविक खाद कौन कौन सी, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद। कंपोस्ट किसे कहते हैं, बेकार साग सब्जी, पौधे, पत्तियां आदि को हम कहते हैं कंपोस्ट। नीम की खली से तैयार खाद, मल मूत्र की खाद, और केंचुए से तैयार खाद। केंचुए एक बहुत किसान का मित्र कहते हैं केंचुए को, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी जानवर है। ये वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं जो ये खाद बनाता है उससे। और जो खाद अब जो हम तैयार करते हैं अपनी विधियों से, रासायनिक पदार्थों से, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी जिसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट, जिंक सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास।
ये वो उर्वरक हैं जो हम तैयार करते हैं अपनी विधि से, ये वो हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। अब इनमें अंतर क्या है वो पढ़ लीजिए। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये जो खाद है इससे क्या होता है कि मिट्टी एक तो उपजाऊ बनी रहेगी आपकी और फसल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु रासायनिक खाद का प्रयोग करने से शुरुआती सालों में उपज होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे भूमि बंजर होने लगती है। बंजर का मतलब यह है कि वहाँ पर खेतीबाड़ी होना बंद हो जाता है, चीज़ें उगनी कम हो जाती हैं। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल जो साग सब्जी आती हैं बाज़ार में वो बहुत जल्दी जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक खाद डाली जाती है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। पर मनुष्य या किसान या जो भी लोग हैं ये अपने स्वार्थ के लिए इस खाद का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनकी फसल जल्दी उग जाती है और जल्दी इन्हें पैसे मिल जाते हैं, परंतु ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। पशुओं गाय भैंस बकरी आदि द्वारा इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से वे बीमार पड़ जाते हैं। जो दूध हम पीते हैं उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद ही उत्तम है। भले ही उससे कम पैदावार हो, ज़्यादा टाइम में पैदावार हो, पर वो हमारे लिए उत्तम है। हमारी सरकार भी जैविक खाद बनाने एवं उसके प्रयोग करने पर जोर दे रही है। आप अपने खेत में कौन सी खाद डालना पसंद करेंगे और क्यों? हम जैविक खाद डालना पसंद करेंगे क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। किसान अपनी फसलों को जानवरों एवं कीट पतंगों से सुरक्षा भी करते हैं। जो फसल हमारी उगती है तो कुछ जानवर उन्हें बिगाड़ देते हैं, या फिर कोई कीट या पतंगा उसमें लग जाए तो पूरी फसल को ही वो चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उनसे भी सुरक्षा करते हैं। कटीली झाड़ी एवं पौधे की बाड़ आदि बनाकर जानवर सुरक्षा करते हैं। जानवर जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें तो झाड़ी बना कर रक्षा करते हैं, पर कीट पतंगे तो उनसे रुकेंगे नहीं। तो कीट पतंगे एवं रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं आती हैं, जिससे कि वो कीट पतंगे मर जाते हैं या फिर वो उन फसलों पर नहीं लगते। किसान से जाकर पता करिए कि वे अपने फसल की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। अब आगे है फसल की कटाई एवं उसका भंडारण। भंडारण का मतलब उसे रखते कहाँ पर है, कटाई कैसे करते हैं। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई मड़ाई एवं ओसाई। ओसाई का मतलब होता है उसमें से जो है दाने को निकालना। जैसे गेहूं की फसल उगती है तो उसमें से गेहूं निकालना, उसे कहते हैं ओसाई। मजदूरों से होता था पहले, अब आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिससे अनाज के दाने एवं भूसा अलग अलग हो जाते हैं। फिर अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। प्राचीन एवं वर्तमान समय में फसल उपजाने की प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? शिक्षिका ने बताया, नेहा ने पूछा था शुरू में पाठ में शिक्षिका से, तो पूरा शिक्षिका ही बता रही है, पूरा पाठ बता दिया है उसने। शिक्षिका ने बताया समय के साथ खेती करने के तरीकों साधनों में बहुत परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा। नई मशीनें, रासायनिक खाद, बीज आदि के प्रयोग से कम समय एवं श्रम में खेती करना सरल हो गया है। पहले खेती करना काफ़ी कठिन था, ट्रैक्टर नहीं थे, हल जो है बैलों के साथ हल लेकर खेत जोतते थे, बीज नहीं थे इतने उन्नत, पानी लगाने के लिए मशीनें नहीं थी इतनी उन्नत, तो किसानों को काफ़ी कठिनाई महसूस करनी पड़ती थी। पर आज खेती करना पहले के मुकाबले आसान, तो इतना अभी भी नहीं है, पर पहले के मुकाबले आसान हो गया है। अब इसे पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने आपको पहले कई बार बताया है। इन्हें भी जानें। हरित क्रांति 1966 से लेकर 1977 तक से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। भारत सरकार की तरफ से कृषि को और उन्नत बनाने के लिए और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांति का नाम दिया गया, जिसका नाम था हरित क्रांति। ये 11 साल चली थी। इसका उद्देश्य था अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग के द्वारा कृषि की उपज में वृद्धि करना। ठीक है, आगे इस पाठ में है फसल उपजाने की प्रक्रिया को प्राचीन और नवीन दोनों विधियों के द्वारा चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। जैसे खेत की जुताई, पहले देखिए बैलों के द्वारा, हल के द्वारा होती थी, अब ट्रैक्टर के द्वारा होती है। खाद डालना, पहले जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था, भले ही वो फसल देर में उगती थी पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता था। अब रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, फसल बहुत जल्दी उग जाती है पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीज बोना या बुआई, पहले हाथ से बोते थे, अब मशीनों से बोते हैं। फसल की कटाई, पहले हाथ से करते थे, अब मशीनों से करते हैं। और फसल मड़ाई ओसाई, पहले हाथ से करते थे और अब मशीनों से करते हैं, जिसे कि थ्रेशर कहते हैं।
तो पहले के मुकाबले देखिए कितना आसान हो गया है अब किसान का काम। हर चीज़ के लिए मशीन उपलब्ध है। ठीक है, तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया है। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क को। तो सबसे पहले हम इसके खाली स्थानों को और इसके जो नीचे टेबल है इसे करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। प्रश्न उत्तरों में आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगता हो आपको उसका नाम लिखना। मैंने ये प्रश्न नहीं करवाया है, मैं फ़िलहाल करवा रहा हूँ आपको खाली स्थान। 4 खाली स्थान है और 4 ही इसमें अक्षर दे रखे हैं, उन्हें हमें इसमें भरना है। धान की फसल के लिए मिट्टी अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? दोमट मिट्टी। इन चारों में केवल एक ही मिट्टी है दोमट, तो इसमें दोमट मिट्टी आएगा। खाद से मिट्टी अधिक क्या हो जाती है? खाद डालने से मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है। आजकल खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो 4 खाली स्थान थे, बेहद आसान थे। आपने अगर पूरा पाठ पढ़ा है तो अपने खाली स्थान बहुत आसानी से कर देंगे। इसके बाद है वर्ग पहेली में अधिक से अधिक अनाजों के नाम ढूंढकर और उन पर गोल घेरा बनाइए। ये हमारा वर्ग पहेली है। इसमें 5 ही शब्द ऐसे हैं और 5 ही अक्षर ऐसे हैं और हमें इनमें 2 अक्षर या 3 अक्षरों पर गोला बनाकर अनाज के नाम लिखने हैं, यानी कि फसलों के नाम लिखने हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण है गेहूं की तरह दे रखा है। अब देखिए मैं एक उदाहरण लूँ, देखिए मूंग, ये एक दाल का नाम होता है, मैंने ये बना दिया। ऐसे ही मूंगफली ये बन गया। जौ एक अकेला अपने आप है। मटर बन रहा है। और देखिए अरहर, ऐसा नहीं है कि रह उसमें आएगा तो उसमें नहीं आएगा, वो उसमें भी आ सकता है। अरहर बन रहा है। चावल बन रहा है। राजमा बन रहा है। तो कितने सारे बन गए हैं। और एक आध आपको बन रहा है, देखो ये बन रहा है ज्वार बन रहा है ना। तो ये जो सारे हैं ये हमारे अनाजों के नाम हैं। अब इसके 4 प्रश्न हैं, क्योंकि 5 थे तो एक मैंने आपको आपके हिसाब से करना है। तो 4 प्रश्न है, उन चारों के मैंने उत्तर लिख रखे हैं। उन उत्तरों को आपको समझा देता हूँ और उसके बाद ये पाठ अब ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इन प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो पहला प्रश्न है हमारा, गेहूँ और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है? तो गेहूँ और चने की बुआई जाड़े के प्रारंभ, अर्थात जाड़ा कब प्रारंभ होता है? नवंबर में बोई जाती है। ठीक है। टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है? टपक और छिड़काव मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि इसके लिए एक प्रश्न है, कहाँ की जाती है? जहाँ कम वर्षा होती है, सूखे क्षेत्र में। तो टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इस पद्धति से पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। सूखे स्थानों पर पानी कम पाया जाता है ना, तो वहाँ पर इस पद्धति का प्रयोग करने से पानी की बचत होती है। तीसरा है, पौधे में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सिंचाई के साधन जो होते हैं वो सारे हमें लिखने हैं। पौधों में सिंचाई के लिए जल तालाब से मिलता है, झील, नदी, कुओं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है, क्यों? जैविक खाद के प्रयोग से भूमि उपजाऊ होती है तथा फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारी जैविक खाद है, जैसे गोबर है, मलमूत्र है या फिर वर्मी कंपोस्ट केंचुए वाली है, वो सब जो जैविक खाद है उनसे जो है भूमि उपजाऊ रहती है और उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जबकि रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि बंजर होने लगती है एक तो, तथा ज़्यादा प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्व भी मिल जाते हैं, जो हमारे साथ जो भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते हैं और फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पार्ट इस तरह से पूरा ख़त्म हो गया है। पूरा पार्ट को हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर किए, खाली स्थान किए और एक वर्ग पहेली थी वो भी हमने किया। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आप पढ़ के अपने आप आपको करना है। तो ये पार्ट अब यहीं ख़त्म होता है और आज की वीडियो भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को देख लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद।